वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। आप लोग देखेंगे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 कक्षा 6। तो कक्षा 6 के नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो इसको आप लोग देखेंगे। खंड 2 में कहा गया है अंक गणितीय परीक्षण। अंक गणितीय परीक्षण है खंड 2 और इसमें प्रश्न संख्या 41 से 60 तक के प्रश्न हल किए जाए। गणित में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें ए बी सी डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो अब यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न हल करेंगे। 41 से शुरू करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो या तो स्वयं से कटता है या तो फिर 1 से कटता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है वह हर संख्या 1 से विभाजित हो सकती है और अपने आप से विभाजित हो सकती है। तो कह रहा है कि 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, तो वही जो है कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या, और किसी अन्य संख्या से विभाजित न। तो ऐसी संख्याएं कौन सी है? 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11। तो यहां कहा जा रहा है 1 से 11 के मध्य, इसका मतलब 1 से आगे है, 1 के बाद ही तो है। तो 1 और 11 के बीच में कै परिमेय संख्या कै अभाज्य संख्याएं हुई? 1, 2, 3, 4 अभाज्य संख्याएं हुई। तो इसका मतलब आपका बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा, जिसमें जो है 4 देखिएगा 999 और 9999 का गुणनफल है। तो इन दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली अगर इसमें आप गुणा करते हैं तो काफी टाइम लग सकता है जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने में। तो इसके लिए हम कुछ शॉर्ट कट प्रोसेस बताते हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 999 आपका है, 999 में हम 9999 का गुणन कर रहे हैं। 999 में 9999 का गुणन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 999 गुणे अब इसको हम कोष्ट में कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब आगे आएगा तो 10,000। इसका मतलब 10,000 में से हम 1 घटा देते हैं। तो 1 घटाने से 9,999 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से इसके जगह पर कोष्ट में इस तरह से लिख दिए। अब 999 का हम 10,000 में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 3 बार हुआ, और इसके बाद यह 4 शून्य आगे आएंगे, 0 0 0 इस तरह से आएगा इसमें। और उसके बाद इस 999 का जब 1 से गुणन करेंगे तो यहाँ 999 आएगा, 999 आएगा। तो अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए। तो यहाँ नीचे घटाकर आपका उत्तर यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 9 9 9 3 बार है, बाकी 4 बार 0 हो गया, 0 0 0 0। अब इसको घटा रहे हैं, 999 999 है, सॉरी, 999 को घटा रहे हैं। तो यहाँ तो घटेगा नहीं, इधर से उधार लेंगे, इधर से उधार लेंगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ से लेंगे, यहाँ नहीं है तो यहाँ से। तो यहाँ से जब 1 इधर ले जाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा। अब यहाँ से जब 1 इधर आया तो 10 हुआ, और 10 से फिर 1 चला गया तो यहाँ 9 हुआ। अब इसके बाद इधर आया 1, 10 हुआ, और 10 से फिर यहाँ से 1 चला गया तो यहाँ 9 बचा। अब इधर आया 1, यहाँ 10 हुआ, तो इस 10 में से फिर 1 चला गया, यहाँ 9 बचा। अब इधर आया 1 और यहाँ 10 हुआ, और 10 में से हम जो है 9 को घटा रहे हैं, तो यहाँ 1 बचा।
और यहाँ 9 में से 9 को घटाए तो 0 हो गया, यहाँ 9 में से 9 को घटाए तो 0 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। तो अब आपका प्राप्त कितना हुआ? 99 89 001, 99 89 001। तो इस तरह से आपका प्राप्त हुआ। तो यह आपके किस विकल्प में है? आप उस विकल्प को जो है सही करेंगे। तो यह चीज आपके किस विकल्प में आ रही है? 99 89 001। तो इसका मतलब आपका सी पार्ट वाला विकल्प, सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। आपको 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ जो है 0.2 लिख दिए, अब गुणन का चिन्ह है और 3 यहाँ, और इसके पहले 0, इसके पहले दशमलव और उसके पहले 0 है। तो यह आगे के अंकों को छोड़ दीजिए, डायरेक्टली पीछे, क्योंकि दशमलव वाले में ज्यादातर जो अंक होते हैं उन्हीं का गुणन होता है। तो 3 का गुणा 2 में किए 6 हो गया। अब 6 हो गया आपका। अब इसके पहले 0 0 है, इसके पहले 0 0 है, उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। सिर्फ 3 का गुणा 2 में किए 6 हो गया। अब 6 हो गया आपका। तो अब आप काउंट करेंगे कि कुल कितने अंक दशमलव इसमें है। जैसे पहला संख्या जो है उसमें 1 अंक पहले दशमलव, और दूसरी जो संख्या है उसमें 2 अंक पहले दशमलव। इसका मतलब 1 अंक पहले उसमें और 2 अंक पहले इसमें, कुल 3 अंक पहले इस गुणनफल वाले में दशमलव लगा देते हैं। तो 1 अंक तो ये है, अब आगे अंक नहीं है और हमको 3 अंक के पहले दशमलव लगाना है। तो यहाँ हम 2 जीरो बढ़ाकर उसके पहले दशमलव लगाएंगे, तो यह 3 अंक के पहले दशमलव हो गया। अब इसके पहले हम 0 लिख सकते हैं दशमलव पहले। तो इसका मतलब 0.006, 0.006 यह आपके पहले विकल्प में है। तो आपका पहला ए वाला विकल्प 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए 64 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो सबसे पहले 64 में अगर 1 से भाग देंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ 1 गुणे 64 हो गया। अब इसके बाद इस 64 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 32 आएगा, 32 दूना 64, तो 2 गुणे 32 हो गया, 32 दूना 64। अब फिर 64 में 3 से भाग जाएगा नहीं, 4 से भी 3 से भाग जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, तो 16 चौका 64, अर्थात 16 4 से भाग देंगे 16 आएगा, क्योंकि 16 चौका 64 हो गया। अब फिर इस 64 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 अठाए 64। तो अब कुल गुणनखंड जो हुए 64 के, वह 1 हुआ, 2 हुआ, 1 2 4 और 8 हुआ। अब 8 2 बार आ रहा है, इसलिए 1 बार इसको हटा सकते हैं, क्योंकि एक गुणनखंड एक ही बार आएगा, एक टाइप का। इसके बाद यहाँ 64 है, यहाँ 32 है, यहाँ 16 है। अब इन सभी गुणनखंडों को हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो देखिए 64 और 1 जोड़ करके 65 लिख दिए, 32 और 2 34, 16 और 4 20, और फिर ये 8 को यहाँ जोड़ देंगे तो 5 4 9, 9 8 17, 7 हो गया, 1 हासिल, और 3 और 6 9 हो गया, 9 2 11, 1 हासिल 12। तो इसका मतलब यह कितना हो गया, 127। तो 127 इसके सी 45वें प्रश्न में देखिएगा 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। तो 20 और 30 10 से विभाजित हो सकता है, 20 भी 10 से विभाजित हो जाएगा, और जो है 30 भी 10 से विभाजित हो जाएगा, और 30 भी 10 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 10 होगा। 5 से भी विभाजित हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो 5 से बड़ा 10 है, 5 से भी विभाजित होगा, लेकिन सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा 10 है, जो कि 20 और 30 को विभाजित कर सकता है। इसलिए आपका सी पार्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको हल करने के लिए
सबसे पहले हम जो है धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए दशमलव एक सीध में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 6.082। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं 60.8, तो दशमलव दशमलव सीध में होगा 60.82। अब इसके बाद 608.2, तो यहां लिखेंगे 608.2। अब इसके बाद जो सीध करने के लिए अंक खाली जा रहे हैं वहां हम दशमलव बाद 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 2 यहाँ हो गया, इसको जोड़े 8 2 10, एक हासिल आ गया, 8 2 10, एक हासिल 11 होगा। अब एक और आगे लाइए, 8 6 14 और एक हासिल 15 हो गया। अब एक और आगे ले जाइए, तो 6 और एक हासिल 7 हो गया और यहाँ 6। तो अब दशमलव दशमलव के सीध में। अब इसके बाद हमको इसमें से इसको घटाना है, तो दशमलव के सीध में दशमलव, अर्थात 0.608.2 इस तरह से लिखेंगे। और इसमें ऊपर वाले में जो अंक खाली जा रहा है वहां शून्य बढ़ा दीजिए, क्योंकि दशमलव बाद हम शून्य बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो यहां से नहीं घट सकता, एक उधार ले आएंगे इधर, 10 हुआ, 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा। और यहाँ से एक चला गया तो एक बचा है, अब एक में से 8 घट नहीं सकता, यहाँ आएंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ आइए, यहाँ से एक यहाँ ले जाएंगे 10 होगा, 10 से एक ले जाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ आएगा एक 10 होगा और 10 और एक यहाँ बचा है 11 में से 8 घटाएंगे, 8 3 11, तो 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचा और यहाँ जो है 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब यहाँ से एक चला गया है और 6 घटाना है, कुछ नहीं है। अब इधर से एक इधर ले आइए, 10 हुआ, 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चला गया, यहाँ 4 बचा और यहाँ तो 7 है, यहाँ 6 है। अब दशमलव के सीध में दशमलव, तो इस तरह से 674.4938 674.4938, इसका मतलब इसका बी पार्ट। प्रश्न नंबर 47 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणन करना है। तो सबसे पहले हम आगे वाले दोनों संख्याओं का गुणन करते हैं। तो यहां देखिए 0.1 है और गुणे 0.1, तो इस आगे वाले शून्य से कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा 1 में करिए 1 हो गया। अब यहाँ देखिए कि ऊपर वाले में 1 अंक पहले दशमलव और इसमें 1 अंक पहले दशमलव, तो इसका मतलब कुल जो है 2 अंक पहले दशमलव गुणनफल में हो गया। तो 2 अंक तो इसमें है नहीं, इसलिए एक 0 बढ़ा करके 2 अंक कर लेंगे, उसके पहले दशमलव लगाएंगे, पीछे 0 नहीं बढ़ाएंगे, आगे 0 बढ़ाएंगे, आगे 0 बढ़ाकर और 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, क्योंकि इसमें 1 अंक पहले दशमलव, इसमें 1 अंक पहले दशमलव, इसलिए जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम 0.1 का गुणन करते हैं, तो गुणे 0.1। अब 1 का गुणन 1 में हुआ, आगे वाले 0 से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ जो है 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ 1 अंक पहले दशमलव, तो कुल कई अंक पहले दशमलव नीचे आएगा, 3 अंक पहले दशमलव। तो 3 अंक तो इसमें है नहीं, तो इसके पहले 2 0 बढ़ा दीजिए, अब उसके पहले हम दशमलव लगाएंगे तो 3 अंक पहले दशमलव हो गया, उसके पहले 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 0.001 प्राप्त हो गया, बी विकल्प सही उत्तर होगा। तो देखिए ऐसे डायरेक्टली भी इसको हल कर सकते हैं, 1 1 का गुणन कर दीजिए, 1 हो गया, 1 अंक पहले दशमलव इसमें, 1 अंक पहले दशमलव इसमें, 1 अंक पहले दशमलव इसमें, अर्थात कुल 3 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो 1 के पहले 2 0 लिखेंगे तो 3 अंक पहले दशमलव प्राप्त हो। इसमें आप देखेंगे 3/2 भागा 3/2 गुणे 2 प्लस 3/2 बराबर है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, जहां भाग का चिन्ह होता है भिन्नात्मक संख्या में, उसको गुणे के चिन्ह में जब बदल देते हैं तो यह बाद वाला भिन्न उलट जाता है। तो इसका मतलब आगे 3/2 है, 3/2 ही रखिए। अब यहाँ भाग के जगह पर जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये बाद वाला भिन्न उलट जाएगा, यह 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। अब इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाइए और फिर जो है 2 लिखिए और प्लस जो है इधर 3/2 है, 3/2 लिख दीजिए। अब इसके बाद जो है ऊपर नीचे, अब आप देख रहे हैं भिन्नात्मक संख्या में एक जैसी संख्याएं होती हैं तो उसको काट देते हैं, तो यह ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, कट गया, 3 ऊपर है नीचे है, ये भी कट गया, तो यहाँ कितना बच रहा है 2, तो यहाँ 2 और प्लस 3/2,
अब इस 2 को हम बटे 1 लिख देंगे, भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी। अब इसका तिरछा गुणा करिए, तो 2 का गुणा 2 में हुआ 4 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में हुआ तो 3 हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाला जोड़िए, 4 3 7 हो जाएगा बटे में 2, तो 7 बटे 2 आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसका मतलब सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। जब किसी संख्या में हम 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक पहले दशमलव, 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पहले दशमलव, अब 1000 से भाग दे रहे हैं इसलिए 3 अंक पहले दशमलव होगा। इसका मतलब 999, 3 अंक पहले दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसके पहले आप चाहे शून्य लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 0.999 यह जो है सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर। अब इस दशमलव वाली संख्या को भिन्न रूप में बदलना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ लिखेंगे 0.238। अब इसके बटे हम मान लेते हैं 1 है। अब इसके ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक दशमलव पीछे चला जाएगा, और 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक दशमलव पीछे जाएगा, और 1000 से इसके ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 3 अंक दशमलव उस पार चला जाएगा, मतलब यह पूरा दशमलव ऊपर हट जाएगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर नीचे जो है 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1000 का गुणा करने से 3 अंक दशमलव पीछे चला जाएगा। तो अब ऊपर हो गया 238 और बटे में जो है 1000, 1 से गुणा हुआ तो 1000। अब इसके बाद ऊपर नीचे देखिए, अगर किसी संख्या से कट सकता है तो इसको छोटा कर देते हैं, तो 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 2 से भाग दीजिए, 2 5 10 0 0। तो इस तरह से आप अलग से भी भाग देकर देख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर हुआ 119 और बटे में जो है 500, तो यही इसका भिन्नात्मक रूप हो गया 119 बटे 500। इसका मतलब ए पार्ट वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 51 में देखिएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है। तो यह पहले आप याद कर लीजिए कि 1 मीटर बराबर कितने के होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब जो है कहा जा रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, तो देखिए अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यह हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर, 1 का वर्ग 1 हुआ, और 100 का वर्ग करेंगे तो 100 गुणे 100 करेंगे तो 0 0 0 0 इस तरह से होगा, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे 100 में तो 1000, फिर 10 का करेंगे तो 10,000 हो गया। तो इस तरह से 100 गुणे 100 बराबर 10,000। अब यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ कहा जा रहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है। वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें वर्ग मीटर में बदलना है। तो दोनों साइड में अब हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से इधर भी भाग देंगे। तो अब जो है 100 से इसमें भाग दिए तो 2 जीरो हट गया, ये सीधा कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात यह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में बदलना है, तो जब किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक पहले दशमलव, और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पहले दशमलव। तो 1 में जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पहले दशमलव, अर्थात 1 अंक ही है 1। अब इसके पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य रख के 2 अंक बनाएंगे और 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो अब इसके पहले शून्य भी लिख सकते हैं। अब 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.01 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 52 में देखिएगा, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर साय 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय, तो देखिए इसमें समय जो है, इन दोनों समयों के बीच का कुल अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि दोपहर में 12 बजता है और उसके बाद फिर 1 2 3 4 जो है बजना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब हम 12 बजे तक, 10:45 से 12 बजे तक कितना समय व्यतीत हुआ उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12:00 मतलब 12 बजा, तो 12 बजे तक का। अब 10:45 से रेलगाड़ी चलना शुरू हुई है, तो 10:45 इसमें से घटाएंगे
अब देखिए यहाँ घंटे में है, इधर मिनट में है। 1 घंटा जब इधर लाएंगे तो 60 मिनट होगा। अब 60 मिनट में से हम 45 मिनट को घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, एक जाकर यहाँ रहेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 होगा, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 आएगा, 15 मिनट हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 मिनट। अब 1 घंटा इधर से चला गया है, अभी 11 घंटा बचा, 11 में से 10 घटाएंगे 1 बचेगा। तो 1 घंटा 15 मिनट जो है 10:45 से लेकर 12 बजे के बीच तक का समय हुआ। अब 12 बजे के बाद जो समय हुआ, 1 बजे 12 बजे से शुरू करके 3:30 तक 3 घंटा 30 मिनट हुआ। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट। अब यह कुल समय कितना हो जा रहा है, यह 45 मिनट हो गया, और यह जो है 3 1 4 घंटा हो गया, तो 4 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब 4 घंटे 45 मिनट, इसका बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 53 में देखिएगा, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है, इस डॉटेड जगह पर कौन सी संख्या होगी यही ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर यक्स संख्या होगी, तो यक्स होगी, तो अब हम इस समीकरण को हल करके यक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यह 58,394 है, तो यहाँ हम लिखते हैं 58,394। अब यह दोनों ऋणात्मक है, जोड़ लेते हैं, तो 6 6 12 हो गया, और 8 8 16, 1 हाथ से 17, तो 172 हुआ, बराबर यक्स गुणे 86 हुआ। अब 172 को इसमें से घटा देंगे तो 58,394 में से 172 घटा देंगे, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो इस तरह से 58,222, 58,222 इसको इसमें से घटाने पर प्राप्त हो रहा है। अब यह बराबर किसके हो जाएगा, x इंटू 86 के। अब हम जो है इधर 86 का गुणन हो रहा है, इधर लाएंगे भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58,222, और 86 का इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा, तो 86 हो गया बराबर यक्स के। अब हम इसको पलट कर लिख सकते हैं, यक्स बराबर 58,222 और बटे जो है 86। तो अब हम जो है 58,222 में 86 से भाग देंगे, अब भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही जो है इस खाली जगह पर भरा जाएगा। तो अब हम भाग देते हैं किसमें, 58,222 में। 58,222 में हम भाग दे रहे हैं 86 से, 86 से भाग दे रहे हैं। तो अब आप भाग देंगे 86 से जब, तो लगभग 6 बार जाएगा, तो 6 से गुणा कर दीजिए, 6 6 36 हो गया, 3 हासिल, और 6 8 48, 48 में 3 हासिल जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, 51। इसको घटा देते हैं। अब यहाँ 2 में से 6 घटेगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेंगे, इधर ले आएंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ 7 बचा है, 7 में से 1 घटाएंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ तो 5 में से 5 घट जाएगा, 0 हो गया, 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद अगला अंक 2 नीचे लाइए। अब इसके बाद हम 86 का भाग फिर इसमें देते हैं, तो इससे कहीं ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब लगभग 7 बार यह भाग जाएगा। तो 86 का गुणा हम 7 में करके देखते हैं, तो 6 सते 42, 4 हासिल आ गया, और 8 सते 56, और 56 और 4 हासिल जोड़ करके 60 हो गया। तो अब यहाँ से हम 60 को 602 को घटाएंगे, तो 2 में से 2 घटेगा, 2 हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 घटा तो 0 हो गया, और 6 में से 0 घटा 6 हो गया। अब इसके बाद 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 आगे लिखते नहीं है। अब अगला अंक 2 जो है नीचे उतारते हैं, आगे वाला अंक, तो यह 602 है, तो यह भी 602 है। इसका मतलब यह फिर 7 बार जाएगा, भाग 86 का, और 602 प्राप्त हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो है ए पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा कि यक्स का मान 677 होगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ है। अब एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और इसका 3/25 भाग टूट चुका है, टूटा निकला है। कुल
का 1/5 मेहमानों के लिए रखना है और कुल अंडे जो थे उसका 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है और उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या है। अब जो बाकी अंडे हैं जिसका उपयोग हमें करना है वह कितने अंडे हैं वही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं कि कितने अंडे टूट चुके हैं, उसको पहले निकाल लेते हैं और फिर यह निकाल लेते हैं कि मेहमानों के लिए कितने अंडे रखे गए हैं। तो चलिए 500 का 3/25 निकालते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे 500 का 3/25। तो 25 से भाग दीजिए, 25 दूना 50, इसका मतलब 2 बार भाग गया, एक शून्य पीछे बढ़ेगा, अर्थात 25 दूना 50 और शून्य बढ़ जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 25 से 500 को काटेंगे तो 20 आएगा और 20 का 3 से गुणा कर देंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हमें 1/5 निकालना है कुल का, मतलब 500 का। इसका मतलब 500 का हम निकालते हैं 1/5। अब 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एक अन्य 5, बाकी 2 अंक खाली जा रहा है, 0 0 हो गया। 100 का 1 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। अब 100 और 60 जोड़ लीजिए, कुल कितना हो गया 160। 160 अंडे हो गए जो कि यूज करना है। इन 160 अंडों को यूज किया जाएगा। अरे इसमें जो है 160 अंडे में जो अंडे टूटे हैं और जो मेहमानों के लिए रखना है वह सारे अंडे जो है 160 हुए। इसको हमें कुल अंडों में से निकाल देना है और निकालने के बाद जो अंडे बचेंगे वही हमारे प्रयोग के लिए रहेगा। तो अब कुल अंडे 500 है। तो अब हम यहाँ 500 में से 160 अंडों को घटा देते हैं जो कि हमारे पास से मतलब हट चुके हैं टूटने के बाद और मेहमानों को रखने के बाद। तो यहाँ इसको घटाते हैं, शून्य यहाँ घटाएंगे 4 होगा और फिर यहाँ 4 से 1 घटाएंगे 3 होगा। तो इसका मतलब 340 अंडे बचेंगे शेष जो कि हमारे प्रयोग के लिए रह गए। अब यहाँ प्रश्न नंबर 55 आप लोग देखेंगे, एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो अब हमारा क्रय मूल्य जो है 200 रुपए है, मतलब खरीद मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मतलब खरीदा, अर्थात 200 रुपए में खरीदा और लाभ कितना है 40 रुपए। तो 40 इसमें जोड़ देते हैं। अब 40 जोड़ दिए तो 200 प्लस 40 240 हो गया, अर्थात विक्रय मूल्य जो है 240 रुपए हो गया। इसलिए सी पार्ट का उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 56 में आप लोग देखेंगे, एक फल विक्रेता ने 1500 रुपए के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए ₹100 रुपए खर्च किए। उसने यह सेब कुल ₹2236 में बेचे, 2236 रुपए में उसे बेचा। उसने कितना लाभ अर्जित किया? तो 1500 रुपए में खरीदा था और 100 रुपया लाने में खर्च कर दिया, तो कुल कितना क्रय मूल्य हो गया? क्रय मूल्य टोटल 1500 100 1600 हो गया। 1600 मतलब उसने कुल खर्च किया। और लाभ कितना, अरे बेचा कितने में? 2236 रुपए। तो यहाँ लाभ बराबर होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 2236 रुपए है और क्रय मूल्य अर्थात जितने में खरीदा और जो खर्च किया कुल दोनों जोड़ कर लिखते हैं। तो माइनस हो गया 1600। अब 1600 रुपए हम इसमें से घटा देते हैं तो जो आएगा वही हो गया। तो यहाँ 2236 माइनस 1600, तो यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, अर्थात 636 रुपए। 636 रुपए जो है कुल लाभ प्राप्त हुआ जो कि बी पार्ट में है। तो बी पार्ट वाला उत्तर आपका सही विकल्प होगा। तो प्रश्न नंबर 57 में देखिएगा, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है, एक 5 भुजाओं वाली आकृति है जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है
और तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 भुजाओं वाली आकृति है और 4 भुजाओं का योग जो है 63 सेंटीमीटर है। 5वीं भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और इसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप होता है बराबर भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो मान लेते हैं 5वीं भुजा यक्ष है। तो अब चलिए यहाँ पर कैसे क्या करते हैं, परिमाप बराबर कुल भुजाओं का योग, कुल भुजाओं का योग, कुल भुजाओं का योग। तो परिमाप यहाँ 80 सेंटीमीटर है और जो है कुल भुजाओं का योग, तो मान लिया 4 भुजाओं का योग जो है 63 सेंटीमीटर है। 5वीं भुजा को हम मान लेते हैं यक्ष है, तो प्लस यक्ष हो गया। अब कुल भुजाओं का योग हो गया। अब इसमें हल करके यक्ष का मान निकालिए। तो इधर 80 है, 63 को इधर लाएंगे, माइनस 63 हो जाएगा बराबर यक्ष के। तो इसका मतलब 63 को 80 में से घटा दीजिए। तो 80 माइनस 63, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, एक इधर चला गया, 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, 17 आ गया। इसका मतलब 17 हो गया बराबर यक्ष, यक्ष बराबर 17। तो इसका मतलब 17 सेंटीमीटर जो है, 17 सेंटीमीटर इसके 5वें भुजा की लंबाई है। तो 17 सेंटीमीटर आपके डी पार्ट में है। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है 4 समकोण के। एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो प्रश्न नंबर 60 में कहा जा रहा है 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो उन परिवारों को आपको बताना है जिनके पास कोई बच्चे नहीं है। तो देखिए 0 से लेकर के 5 परिवार तक, 0 से लेकर के 5 परिवार तक बच्चे हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ 15 से लेकर के 20 तक बच्चे हैं। फिर यहाँ 25 से लेकर 30 तक बच्चे हैं और फिर 30 से लेकर के 35 तक भी बच्चे हैं। अब इसके बाद और जो पार्ट बच रहा है उनके बच्चे नहीं है, मतलब 5 से लेकर 10 तक कोई बच्चे नहीं है। 5 परिवार जो है, यह 5 से लेकर 10 तक 5 परिवार हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है। यहाँ भी 5 परिवार हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है और फिर यहाँ 5 परिवार हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है। अब फिर यहाँ 5 परिवार हैं जिनके कोई बच्चे नहीं, फिर यहाँ 5 परिवार हैं जिनके कोई बच्चे नहीं। तो इस तरह से 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, तो 25 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो इसका मतलब सी पार्ट वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ देखेंगे खंड 3 भाषा परीक्षण, अर्थात हमारी भाषा क्या है, हिंदी। तो हिंदी भाषा, तो खंड 3 भाषा परीक्षण जिसमें हिंदी है, निर्देश में दिया गया है इस खंड में 4 अनुच्छेद है। इसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ हैं 4। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है और एक एक अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ से 5-5 प्रश्न आपको हल करने हैं। 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो अब आप देखेंगे पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। वे सौंदर्य के प्रतीक हैं
फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं, फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए तथा महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अब पहला प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों में हैं, प्रदान किए जाते हैं। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में हैं, तो किस रूप में है? तो इस पैराग्राफ में आप जो है देख लेंगे कि कौन कौन सा इस विकल्प का रूप कौन कौन सा है। तो प्रदान किए जाते हैं, उपयोगी होते हैं, बिक्री किए जाते हैं, हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ में क्या हुआ है? फूलों के व्यवहारिक उपयोग, उपयोग यहाँ भी है उपयोग, फूलदानों में सजाया जाता है, व्यवहारिक उपयोग भी है और इनका उपयोग मतलब उपयोग होता है, अर्थात यह उपयोगी होते हैं, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। इसका मतलब आपका 61वें प्रश्न का विकल्प बी पार्ट वाला सही होगा क्योंकि फूलों का उपयोग बहुत अधिक है, तो उपयोगी होते हैं। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी होते हैं, तो यह बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो अब आप लोग प्रश्न नंबर 62 देखेंगे जिसमें फूल मिलते हैं अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में, समान आकार में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है? रंगों और आकृतियों, रंगों और आकृतियों में, इसका मतलब अनेक रंगों और आकृतियों में। तो इसका सी पार्ट वाला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। अब फिर फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं, तो फूलों का उपयोग फूलदानों में सजाना, चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना, हार बनाना, प्रार्थना और पूजा करना। तो यहाँ पर चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, तो यहाँ पर कहां पर है? फूलों के व्यवहारिक उपयोग, फूलों के व्यवहारिक उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन। तो इसका मतलब इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन, अर्थात इसका 63 का ए पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अब इसके बाद 64, प्रश्न नंबर 64 में आप लोग देखेंगे फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है। कुछ यहाँ पर शायद यही कहा गया है कि दवाइयां बनाने में कुछ फूलों, कुछ शब्द आ रहा ना, कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है। तो कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों, तो फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है कुछ, इसका मतलब कुछ फूलों का उपयोग। तो इसका 64 का बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर है। अब इसके बाद जो है आगे प्रश्न नंबर जो है 65 देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 में कहा जा रहा है प्रभाव शब्द का अर्थ है। तो प्रभाव शब्द का अर्थ यहां पर क्या प्रदर्शित होता है? प्रभाव, प्रभाव डालना। यहां पर अर्थ से क्या संबंध जुड़ रहा है? प्रभाव डालना। तो प्रभाव डालना का अर्थ यहां पर असर, प्रभाव मतलब असर हो गया। बल तो कहेंगे नहीं, असर कहेंगे इसको, असर डालना, क्योंकि बल नहीं कहेंगे। बल इसलिए बल मतलब चोट पहुंचाना है ना, और फिर जो है कार्य करना। तो कार्य करना प्रभाव से कोई मतलब नहीं है। कार्य करना, कोई कार्य किया जा रहा, प्रभाव मतलब प्रभावित किया जा रहा है, मतलब यह भाव है। चोट पहुंचाना, तो प्रभाव का मतलब जो है किसी को मारना थोड़ी ना है,
उसको जो है प्रभाव अर्थात एक जो है भाव है कि भाव के द्वारा किसी के ऊपर असर पहुंचाना। तो इसका मतलब क्या है, असर। प्रभाव मीन्स जो है असर हुआ। तो 65 के बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। अब यहाँ अनुच्छेद 2 में कहा जा रहा है, सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसने उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा कि यह उसके जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गई। तो इस अनुच्छेद के द्वारा हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। सोनम अपने के साथ दुकान पर गई, अपने पिता के साथ दुकान पर गई थी सोनम, पिता के साथ। तो इसका मतलब जो है इसका बी पार्ट सही होगा। फिर सोनम दुकान पर चमकीली डाट डाट करके साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई। चमकीली लाल कौन सा दिखाया गया है इसमें, चमकीली चमकदार लाल साइकिल, इसका मतलब ए पार्ट सही होगा, लाल साइकिल। अब इसके बाद सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी, उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, जन्मदिन के उपहार में दिया था, जन्मदिन का उपहार। तो जन्मदिन के उपहार में उसके पिताजी ने यह साइकिल किसको दी थी, सोनम को। फिर जो है 69 वाला आप लोग देखेंगे, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की तो वह जो है खुशी से उछल कर, तो यहाँ पर कहा गया है ना कहीं, खुशी से माता पिता के गले लग गई। प्रसन्नता व्यक्त की, खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया, खुशी से अपने माता पिता के गले लगकर, खुशी से माता पिता के गले लग गई। तो इसका मतलब पहला पार्ट सही होगा, अपने माता पिता के गले लगकर। अब इसके बाद जो है 70 नंबर वाला प्रश्न आप लोग देखेंगे। सत्तर नंबर वाले प्रश्न में है, चकित थी का आशय है, चकित थी का आशय है, विस्मित थी। तो चकित मतलब विस्मित, जैसे असमंजस में पड़ जाना, तो उसको क्या कहेंगे, विस्मित कहेंगे। तो इसलिए जो है इसका बी पार्ट वाला उत्तर सही विकल्प होगा। क्योंकि देखिए चकित मतलब जो है अरे सॉरी गलत हो रहा है, ये बी पार्ट वाला है, विस्मित थी। क्योंकि चकित मतलब विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित होना, विस्मित मतलब। और यहाँ चकित से याद का कोई संबंध नहीं है। सदमा, सदमा मतलब बीमारी हो जाना, याद मतलब किसी चीज का याद आना। डरी हुई थी, डरी हुई मतलब डर जाना, भयभीत होना इसका मतलब। लेकिन चकित थी मतलब आश्चर्य हो गया उसको कि हमने सोचा साइकिल के बारे में, साइकिल हमारे सामने खड़ी हो गई। तो यहाँ विस्मित शब्द ही जो है सही होगा, इसलिए बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ अनुच्छेद 3 में कहा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी, नर्तकी मतलब नृत्य करने वाली, जो नाचने वाली होती है, नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य
की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती है। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धात की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती है। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेडेंट वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब इस पैराग्राफ से हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला आपका दिया हुआ है, नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है। दुर्लभ कलाकृति है, यहाँ पर कहा दिखाया गया है, दुर्लभ कलाकृति। तो इसका मतलब यह ए पार्ट सही होगा, दुर्लभ कलाकृति। फिर पेडेंट का भाग है, तो यहाँ कहां पर दिया गया है पेडेंट, इसी पैराग्राफ में ही सब ढूंढना है आपको। पेडेंट 3 पेडेंट वाला हार है, यहाँ दिया गया है चौथी लाइन, नीचे से चौथी लाइन, 3 पेडेंट हार का भाग है। पेडेंट हार 3 पेडेंट वाला हार है, तो इसका मतलब हार होगा। अब फिर इसके बाद 73 वाले में है कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन 1 है उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है। दूसरा है उसने हाथी दांत से बना हार पहना है। तो देखिए यह क्या चीज है, उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है। तो उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती है। तो उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है, तो ये सही हो गया, क्योंकि चूड़ियां हाथी दांत और पतली धात, सीप शब्द आया है इसमें, सीप और पतली धात, इसका मतलब यह पहला नंबर का कथन सही है। उसने हाथी दांत से बना हार पहना, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, हाथी दांत से बना हार कहां पर है, हाथी दांत धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती है। तो इसका मतलब यह कथन दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया उसने हाथी दांत से बना हार पहना है। तो अब इसमें पहला कथन क्या है, सत्य है, यह सत्य कथन है। अच्छा, और दूसरा कथन जो है असत्य कथन है, असत्य। तो अब इसमें विकल्प में दिया गया है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, तो इसका मतलब यह सही है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। अब इसके बाद जो है इसके नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। चौहत्तर में दिया गया है कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है। तो निर्भीक का पर्याय नहीं है, तो निर्भीक का पर्याय जो है, निर्भीक मतलब जो डरता नहीं हो, तो निर्भीक का शाब्दिक अर्थ निडर हो गया, बहादुर हो गया, साहसी हो गया। अब कह रहा कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब उसका अर्थ नहीं है। तो निर्भीक का डरपोक जो है अर्थ नहीं है, उसका विपरीत अर्थ है, तो इसका मतलब विपरीत अर्थ हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया,
विपरीत अर्थ डरपोक हो गया। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि 75 वाले में कलाकृति शब्द का अर्थ है कला के बारे में तथा तथ्य। कला के बारे में तथ्य। दूसरा क्या है, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। और सी पार्ट में है जमीन से खोदी वस्तुएं। डी पार्ट है कांस की मूर्तियां। तो कलाकृति शब्द का अर्थ है कला। कलाकृति मतलब कलाकार की कृतियां, मतलब कला, कलाकार द्वारा बनाई गई कृतियां, अर्थात कला के बारे में तथ्य। कला के बारे में तथ्य जो है वह क्या है, कला के बारे में तथ्य नहीं होगा, मनुष्य द्वारा, क्योंकि कलाकृति जो है मनुष्य द्वारा जो बनाया गया होता है, कला वही होता है। तो कलाकृति, तो मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, यह क्या होते हैं, कलाकृति। तो यह जो है बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। यहाँ अनुच्छेद 4 में कहा गया है आज विशाल पांडा, पांडा एक जंतु है, आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के बनों से उन्हें भोजन, शरण, शरण मतलब रहने का जगह, और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं। बांस की कोपलों मतलब बांस का जो बांस जब निकलता है गोफा, तो उस गोफा जो है मुलायम होता है, उसी को वो चबा करके खाता है। तो बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करता है, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं, वो भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से यह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। तो अब इससे संबंधित यहाँ प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो 76 नंबर में प्रश्न है किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है। तो यह जो है कोमल होता है शरीर इसका, तो इससे संबंधित शब्द इसमें चिड़ियाघर भीड़ भाड़ वाली जगह है, ये तो नहीं है। चिड़ियाघर में उसके बच्चों की देखभाल कठिन है, ये भी नहीं हो सकता। उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है, तो इसलिए जो है इसका सी पार्ट सही होगा। सी पार्ट वाला उत्तर जो है सही उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर यही चीज कहा गया है विशाल पांडा के लिए कि जो है देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए भोजन प्राप्त करना कठिन है। तो यहाँ भोजन प्राप्त करना कठिन है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है, तो बांस, बांस की कोपले, इसमें आपको दिया गया है बांस की कोपले, बांस की कोपलों, तो इसका मतलब बांस की कोपले इसका सही उत्तर है, बी पार्ट वाला। अब इसके बाद 78 में यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है विलुप्त होने का, अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। यहाँ पर कहा गया है ना निवास स्थानों के नष्ट होने से वह जो है विलोपन, विलोपन का सामना नहीं कर पा रहा, मतलब विलुप्त हो जा रहा है। फिर जो है 79 में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का, विशाल का विपरीतार्थक है। विशाल का विपरीतार्थक है, तो विशाल मतलब, विशाल मतलब वास्तव में जो है
विशाल मीन्स तो बड़ा होता है, विस्तृत होता है, लंबा होता है, लेकिन लघु नहीं होता है, अर्थात लघु इसका विपरीत अर्थ है। तो हमें विपरीतार्थक विशाल का विपरीत अर्थ बताना है। तो विशाल का विपरीत अर्थ जो है लघु है, विशाल का विपरीत अर्थ लघु है। चिड़ियाघर वह स्थान है जहां डॉट डॉट करके दिया हुआ है, पंछी पिंजरों में रखे जाते हैं, पशु भोजन और विश्राम करते हैं, बच्चे पशुओं का मनोरंजन करते हैं, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। ये वाला आपका सही उत्तर होगा। 41वें का बी पार्ट सही है, तो 41वें का बी भर देते हैं। 42वें का सी पार्ट सही है, और 43वें का ए पार्ट, 44 45 सी, 43वें का ए पार्ट, और 44 45 जो है सी है। तो 44 सी, पैतालीस सी, 45 का सी, और 46 का बी, 47 का बी, 46 का बी, और जो है 47 का बी, और 48 का सी है, 48 का सी है। उनचास का सी है, 50 का ए है, 51 का बी है, 52 का बी है, 51 का बी और 52 का भी बी पार्ट है। तिरपन का ए पार्ट है, 53 का ए, 54 का सी, 55 का सी, 56 का बी, सत्तावन का डी, 58 का डी, 57 का डी, और फिर 58 का डी, और 59 का ए, 60 का सी, 60 का सी, बी, सी, ए, बी,
तो इस तरह से प्रश्न पत्र के सभी विकल्पों को हमने भर दिया आंसर शीट में। इसी तरह से आप लोग जो है आंसर शीट में 80 प्रश्नों तक भरेंगे।